ओके, तो आज हम जो भी शेपर हैं, शेपर, स्लॉटर और प्लेनर, तीनों में से कोई भी आएंगे आपको यही वाले फॉर्मूले यूज़ करने हैं। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले 1 बाई 1 मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को बस ये फॉर्मूले याद करने हैं, इन फॉर्मूले की हेल्प से यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ शेपर, प्लेनर और स्लॉटर। जनरली शेपर के आते हैं, वो ही आप ये वाले फॉर्मूले आप शेपर में भी यूज़ कर सकते हो, प्लेनर में भी और स्लॉटर में भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें बताने से पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, और उस डायग्राम से आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। ठीक है, चलिए देखो, पहली बात तो ये है कि मैं एक वर्कपीस आपके सामने बना दे रहा हूं। ये मैं सिंपल वर्कपीस आप लोगों के सामने बना रहा हूं पहले। इनिशियली आपका वर्कपीस यहां से यहां तक पूरा था, जिसको मैं दूसरे कलर से आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आई एम शोइंग द अदर थिंग्स विद द न्यू कलर। समझ में आ गया? इनिशियली क्या था, शुरुआत में आपका ये जो वर्कपीस था, ये इसकी लेंथ थी वर्कपीस की, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, वर्कपीस की लेंथ है। ठीक है, समझते जाना है सारे के सारे टर्म्स। ये लेंथ है वर्कपीस की, एल, कैपिटल एल लिखा है यहाँ पे, एल सी वर्कपीस की लेंथ है। ठीक है, एल सी क्या है, लेंथ ऑफ द वर्कपीस। दूसरी बात करेंगे विड्थ की, तो वर्कपीस की ये विड्थ है यहां से लेकर के और यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक क्या है, वर्कपीस की विड्थ। और वर्कपीस की जो विड्थ होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से। ठीक है, तो जो टर्म मैं आपको बोल रहा हूं वो लिखते चलना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। कैप एल सी, एल सी इज लेंथ ऑफ वर्कपीस, लेंथ ऑफ वर्कपीस, और W जो है इट इज इक्वल्स टू विड्थ फॉर वर्कपीस। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है और LC क्या है, विड्थ है। ठीक है, ये इसकी हाइट मान लो, थिकनेस T मान सकते हो, ये T मान सकते हो, T इज द थिकनेस। सपोज टाइम तो नहीं है, T नहीं, इसको हाइट मान ले, H मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं, H इज द हाइट, H is equals to the height of the workpiece। जैसे हाइट के पे थिकनेस मानते तो सही था, कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लेते हैं। अभी कटिंग टूल बेटा यहां रहेगा आपका, यहां पे मान लिया कटिंग टूल था। इस कटिंग टूल ने क्या किया, मेटल को रिमूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस कटिंग टूल ने क्या किया, इस मेटल को रिमूव करना स्टार्ट किया, तो ये वाली लेयर रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपके क्या होगा, देखो जनरली हम क्या करेंगे, क्या आप अपने कटिंग टूल को डायरेक्टली वर्कपीस के कांटेक्ट में रखेंगे या थोड़ा सा मार्जिन लेके जाएंगे, या थोड़ा सा क्लियरेंस मेंटेन करेंगे वर्कपीस और टूल के बीच में? बताइए, क्या आप कटिंग टूल को डायरेक्टली वर्कपीस के कांटेक्ट में रखेंगे या मार्जिन लेके चलेंगे थोड़ा बहुत? जैसे ये मान लिया आपका वर्कपीस है, ठीक है,
ये आपका वर्कपीस है तो और मार्जिन लेके चलेंगे। थोड़ा बहुत मार्जिन लेके चलते हैं। मार्जिन को यहाँ पर हम क्लियरेंस बोलेंगे। क्लियरेंस का मतलब है कि आपका कटिंग टूल यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा बहुत यहाँ रहेगा और यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा वो पहले क्लियरेंस मेंटेन करेगा और थोड़ा सा ओवर ट्रेवल भी करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक कटिंग करके चले जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम टोटल तो होगा क्या कि जो शेपर मशीन की जो रैम होगी, तो आपका जो कटिंग टूल होगा वो कहां से कहां तक चलेगा बताइए। अगर मैंने बोला कि इधर क्लियरेंस सी है और इधर भी क्लियरेंस सी है, क्या माना मैंने कि अगर ये वर्कपीस था, यहां से यहां तक मैंने क्लियरेंस मान लिया, इससे पहले सी, ये लेंथ हो गई वर्कपीस की एल सी, और ये यहां से यहां तक ओवर ट्रेवल वाला क्लियरेंस हो जाएगा वर्कपीस का, ठीक है। आपका कटिंग टूल यहां से चलना स्टार्ट करेगा, यहां से चलना स्टार्ट करेगा, पहले सी जाएगा, फिर एल सी जाएगा, फिर थोड़ा सा ओवर ट्रेवल एल सी और कर देंगे। तो आप मुझे ये बताओ लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना होगा। लेंथ ऑफ स्ट्रोक, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रोक, LENGTH, लेंथ ऑफ स्ट्रोक बताइए। लेंथ ऑफ स्ट्रोक मैंने बताया था आपको क्या होता है, एल। लेंथ ऑफ स्ट्रोक एल जो होगा, है ना। लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या होता है कि आपका जो कटिंग टूल है वो एक बार में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आगे, या तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कितना जा रहा है, या बैकवर्ड स्ट्रोक में कितना जा रहा है, या रिटर्न स्ट्रोक में कितना जा रहा है, वो उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रोक होती है। तो आपका कटिंग टूल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई, यहां से यहां तक क्लियरेंस, फिर यहां से यहां तक एलसी, फिर यहां से यहां तक क्लियरेंस। एक क्लियरेंस, दो क्लियरेंस, 2 टाइम्स क्लियरेंस हो गया प्लस एलसी, तो या क्या एलसी प्लस 2सी ये हो जाएगा, एल सब सी प्लस 2सी। क्या ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो देखो ये वाला फॉर्मूला, देखो ये वाला L इज इक्वल्स टू एल सी प्लस 2सी, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक होगा, L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रोक, इट इज इक्वल्स टू LC, मतलब लेंथ ऑफ वर्कपीस प्लस 2 टाइम्स द क्लियरेंस, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे नहीं सर, अगर हम क्लियरेंस पहले C1 दे देते हैं और बाद में C2 दे देंगे तो क्या होगा, तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक तो सर आवाज तो कट रही है, सर आवाज कट रही है, एक मिनट रुको। आपसे ये बोल रहा हूं, अगर कैसा हो कि अगर मैंने बोला कि सर आपकी आवाज ही फंस रही है सर। हाँ, तो मैंने आपको यहां तक बता दिया था कि अगर ये लेंथ वर्कपीस की है, उससे पहले हम थोड़ा सा क्लियरेंस मेंटेन करके रखते हैं, थोड़ा सा क्लियरेंस बाद में होता है, ठीक है, इसको ओवर ट्रेवल बोलते हैं। तो अगर ये दोनों क्लियरेंस की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक वो डिस्टेंस है जो आपका कटिंग टूल एक स्ट्रोक में कंप्लीट करेगा, है ना। एक स्ट्रोक मतलब या तो फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में या रिटर्न में वो करेगा। तो अब जब ये फॉरवर्ड जाएगा या रिटर्न में जाएगा, तो पहले तो यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक। ये आपका वर्कपीस है ना, ये वर्कपीस समझ लो। तो आपसे थोड़ा सा क्लियरेंस यहाँ पे मेंटेन होगा, थोड़ा सा क्लियरेंस बाद में। अब अगर दोनों क्लियरेंस बराबर है, मतलब यहाँ भी क्लियरेंस सी दिया है, यहाँ भी क्लियरेंस सी दिया और ये एलसी है, तो फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रोक का, एल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रोक एल इज इक्वल्स टू एलसी, मतलब ये वाली लेंथ प्लस ये वाला सी और ये वाला सी, 2 सी हो जाएंगे प्लस 2 सी, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्लियरेंस C1 दिया है, इधर क्लियरेंस C2 दिया है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L इज इक्वल्स टू ये वाली डिस्टेंस LC प्लस ये वाला क्लियरेंस C1 और ये वाला क्लियरेंस C2, आगे वाला क्लियरेंस। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि जब आपका वर्कपीस कटिंग टूल ट्रेवल करता है तो वर्कपीस में इनिशियली जो क्लियरेंस दिया गया है, मैंने बोल दिया कि इनिशियली जो क्लियरेंस दिया गया है वो 5 mm दिया गया है, ठीक है। वर्कपीस की जो लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ वर्कपीस LC इज 20 mm या 25 mm, ठीक है। सपोज 25 mm क्या है, इज द वर्कपीस की लेंथ, और मैंने बोल दिया ओवर ट्रेवल क्लियरेंस C2 की वैल्यू दे दी है 10 mm, तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितनी हो जाएगी, 5 + 25 + 10 दैट इज 40 mm हो जाएगी कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है पहला, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपसे बोला कि आपका कटिंग टूल यहां से यहां जाएगा, कटिंग कितने स्ट्रोक में होती है, केवल और केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में, रिटर्न स्ट्रोक में कोई भी कटिंग नहीं होती। तो क्या होगा कि आपकी कटिंग टूल की जो वेलोसिटी है
वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कटिंग टूल की वेलोसिटी कितनी है। तो कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला टर्म कैपिटल एन इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक DOUBLE डबल स्ट्रोक, या नंबर ऑफ स्ट्रोक्स भी बोल सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ स्ट्रोक्स या नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक्स, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स या नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक, ठीक है। सिंपल स्ट्रोक्स भी आ सकता है या डबल स्ट्रोक भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चल जाएगा, ठीक है। मैंने क्योंकि भाई डबल स्ट्रोक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रोक में कटिंग हो रही है, दूसरा स्ट्रोक तो हमारे लिए वेस्ट है ना, तो दूसरा स्ट्रोक में कोई कटिंग नहीं होती। तो एन या तो नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक ले लो या नंबर ऑफ सिंगल स्ट्रोक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें काम चल जाएगा, बिकॉज देयर इज नो कटिंग इन दी सेकेंड स्ट्रोक, ठीक है। तो और एल क्या, लेंथ ऑफ ट्रेवल हो गया। मतलब अब अगर हम बात करेंगे 1+m, ठीक है, चलिए अभी इतना ही बात करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि जब आपका कटिंग टूल यहां से यहां तक ट्रेवल करता है, ठीक है, यहां से और यहां तक जब ट्रेवल करता है, और आप देख रहे हो कि यहां से यहां ये फीड रेट है कितना, आप कटिंग देखो, आपका जो कटिंग टूल होगा वो इधर उधर मूव करता रहेगा, केवल इसी वाले प्लेन में इसी लाइन में ट्रेवल करेगा। अब अगर हमें इधर भी मेटल रिमूव करना है वर्क पीस से, मतलब ये वाला, अगर ये वाला मेटल भी रिमूव करना है, मान लिया दो स्टेप में, और पहले वाले स्ट्रोक में इतना रिमूव कर दिया, ये वाली विड्थ रिमूव कर दी F के बराबर, फिर दूसरे वाले में ये रिमूव किया, फिर तीसरे वाले में ये रिमूव किया, तो टोटल स्ट्रोक कितने चाहिए मुझे, आप मुझे बताओ। टोटल तो 3 स्ट्रोक चाहिए, है ना, क्योंकि एक स्ट्रोक में ये वाली एफ विड्थ रिमूव करेगा, दूसरे वाले में फिर ये वाली, तीसरे वाले में ये वाली, मतलब मैं फॉरवर्ड स्ट्रोक की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक। तो वही है, अगर मैंने आपसे बोला कि अगर आपका वर्क पीस है उसकी टोटल विड्थ W है, ठीक है, टोटल विड्थ W है, तो नंबर ऑफ स्ट्रोक कितने हो जाएंगे, टोटल विड्थ को रिमूव करने के लिए कितने स्ट्रोक की जरूरत होगी बताओ। N कितना हो जाएगा, वर्क पीस की टोटल विड्थ कितनी है अपॉन एक स्ट्रोक में कितनी विड्थ रिमूव हो रही है, एक स्ट्रोक में कितनी विड्थ रिमूव हो रही है F, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक निकल जाएंगे टोटल पूरी सरफेस को फ्लैट करने के लिए। सपोज मैंने मान लिया कि वर्क पीस की जो विड्थ है, मैंने मान लिया विड्थ कितनी है 20 mm है, ठीक है, विड्थ कितनी है 20 mm, और फीड कितनी है, फीड मैंने बोल दिया कि 2 mm फीड है, तो मुझे कितने स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी बताओ, सॉरी 2 mm, नॉट 20, इट इज 2 mm 10 स्ट्रोक। मतलब आपका कटिंग टूल इधर जाएगा, एक हो गया, फिर वापस लौट के फिर दोबारा से जाएगा, फिर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे उसको 10 बार जाना पड़ेगा, तब ये पूरी वाली ऊपर वाली लेयर हट जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फीड की बात करेंगे तो ये हो गया, ठीक है। चलिए फीड समझ में आ गई। तो आप देख रहे हो कि अगर एक स्लाइस मैंने कट की है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये तो हो गया LC, हो गया कि नहीं हो गया, ये LC हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस F, है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस F। अब बचा हाइट, ये वाली हो गई इसकी हाइट, है ना, ठीक है, ये विड्थ हो गया, ये हो गया, ये LC हो गया। हाँ, LC की जगह पे ना हम यहाँ पे स्ट्रोक को काउंट करते हैं इसकी वेलोसिटी से। जब हम मेटल रिमूवल, इसकी हाइट, ये जो हाइट है उसको हम डेप्थ ऑफ कट मानेंगे कि एक बार में कितनी हाइट, ये कितनी थिकनेस रिमूव कर रहा है, उसको हम मान रहे हैं D, दैट इज डेप्थ ऑफ कट। क्या मान रहे हैं, डेप्थ ऑफ कट, कितनी डेप्थ ये रिमूव कर रहा है वो उसकी डेप्थ हो जाएगी। समझ में आ गया, D समझ में आ गया क्या है। तो अब ये वाला डायग्राम आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया है। अब ये वाला डायग्राम मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, अब केवल स्लाइस बनाऊंगा, ऊपर वाली स्लाइस बनाऊंगा, ठीक है, ये वाली कलर स्लाइस, ये जो काटी गई है, ठीक है। चलिए, तो अब तक आपने देखा कि भाई हमने क्या किया, हमने एक स्लाइस बना ली थी, एक स्लाइस काट ली यहां से, वर्क पीस से रिमूव हो गई थी ये और ये, और इसको कनेक्ट कर देता हूं मैं फिर। ये वाली स्लाइस हम लोगों ने काट ली थी, कहां से, वर्क पीस से, पहले एक मतलब कटिंग टूल मशीन से। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो लेंथ है इसको हमने माना है LC, ये है F, अब ये F हो जाएगा, और ये हाइट हो गई D, ठीक है, लेंथ विड्थ। ये जो हाइट है वर्क पीस की लेंथ विड्थ हाइट नहीं है, ये क्या है, जो स्लाइस हमने काटी है उसके बारे में बात कर रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यस सर,
कि जब आपका कटिंग टूल क्या करेगा, कटिंग टूल यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी से तो जा रहा होगा। आपका कटिंग टूल क्या कर रहा है, Yes, sir. कटिंग टूल इज मूविंग फ्रॉम हियर। यहाँ पे मान लिया क्लियरेंस अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका कटिंग टूल था और आपका कटिंग टूल यहाँ से और इधर जा रहा है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, यहाँ तक क्लियरेंस के आउटर तक। तो क्या होगा भाई, अगर कोई बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये ट्रेवल करेगा, किसी ना किसी वेलोसिटी से ये ट्रेवल करेगा। तो उस वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको लिखना है, द वेलोसिटी कटिंग वेलोसिटी ऑफ या वेलोसिटी ऑफ कटिंग टूल या कटिंग वेलोसिटी ऑफ टूल, उसका फॉर्मूला लिखना है v इज इक्वल्स टू एन एल ब्रैकेट 1 प्लस स्मॉल एम। ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कटिंग वेलोसिटी, जब आपका कटिंग टूल यहां से यहां जा रहा है, फॉरवर्ड स्ट्रोक की वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। एन समझ में आ गया क्या है, नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक्स या नंबर ऑफ स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक बोल सकते हो, नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक बोल सकते हो। एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक प्लस, और ये 1 प्लस एम जो है, एम क्या है, एम जो है रिटर्न टू कटिंग टाइम रेशियो। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो यहां पर एम क्या है, रिटर्न टू कटिंग टाइम रेशियो, रिटर्न टू कटिंग टाइम रेशियो। अभी बताऊंगा ये क्या है ना, कटिंग टाइम रेशियो, टाइम रेशियो RATIO। मतलब जो m हो गया, उस m की वैल्यू टाइम फॉर रिटर्न अपॉन टाइम फॉर कटिंग। कि मैंने आपको क्या बताया कि जब हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये इस मैकेनिज्म पर, इस प्रिंसिपल पर काम करता है, इस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, आपकी शेपर, स्लॉटर और प्लेनर तीनों। तो मैंने बोला कि जब आपका कटिंग टूल कट करेगा फॉरवर्ड स्ट्रोक में, तो उस टाइम पे कटिंग स्ट्रोक में स्पीड कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी, सॉरी कटिंग टाइम कम रहेगी, स्पीड कम रहेगी, और स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, टाइम ज्यादा लगेगा। और रिटर्न की बात करेंगे तो आपका कटिंग टूल रिटर्न जल्दी होकर के आएगा, और जल्दी होकर के आएगा तो टाइम कम लगेगा। तो ये वो है कि जब आपका कटिंग टूल लौट के आ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, और जब कट रहा है, कटिंग कर रहा है, उस टाइम पे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि कटिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, रिटर्न में टाइम कम लगेगा। तो ये जो रेशियो देखेंगे वो 1 से कम आएगा। तो याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो, मतलब कि कटिंग का ऊपर दे दिया जाता है, रिटर्न का नीचे दे दिया जाता है। तो आपको उल्टा करके लिखना है, ठीक है। अगर ये देखना है कि वो वैल्यू 1 से कम आनी है, मैंने बोल दिया कि रिटर्न टू कटिंग टाइम रेशियो जो है 1.5 है, तो आप क्या समझोगे, ये क्या दिया गया है, उल्टा दिया गया है, ये TC ऊपर दिया गया और TR नीचे दिया गया है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि ये ये जो वैल्यू है 0.5 है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये सही दिया, ये m की वैल्यू दी है। और अगर 1 से बड़ा दे दिया है तो वो 1/m की वैल्यू दी है, ठीक है। तो आप उसको 1 से डिवाइड करके यहां पर लिख देंगे, इतना याद रखना है। पहला वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, ये क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक, l क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, m कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो। जस्ट अ मिनट। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लेना कि जो n है ना, n वो नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक या नंबर ऑफ स्ट्रोक पर यूनिट टाइम है, नंबर ऑफ स्ट्रोक या नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम जरूर लिखना है इसमें, पर यूनिट टाइम। क्योंकि अब देखो ये पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट टाइम का मतलब है टाइम इसमें नीचे आ जाएगा, टाइम किस में आ जाएगा, नीचे। मान लिया सेकंड में टाइम नीचे आ गया। अब एल की लेंथ हो सकती है मीटर या mm हो सकता है, मान लिया कि ये mm आ गया। अब रेशियो की कोई यूनिट होगी नहीं, तो मीटर पर सेकंड या mm पर सेकंड ये वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी, तो ये v वेलोसिटी में आ जाएगा, ठीक है। इतना बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब देखो होगा क्या, एक बात और याद रखनी है कि जनरली ऐसा होता है कि जितने अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे रिटर्न टू कटिंग टाइम रेशियो जो भी होगा वो वाला रिटर्न टू कटिंग टाइम रेशियो नहीं होगा। जो लेथ मशीन हम खरीद के लाएंगे, सॉरी शेपर या खरीद के लाएंगे, वो उस पर्टिकुलर रेशियो को मेंटेन नहीं करेगा। मान लिया हमने बोला कि हमारा कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो आ गया 1.5,
कटिंग टू रिटर्न की बात, रिटर्न टू कटिंग की बात, कटिंग टू रिटर्न की बात कर रहा हूं। मान लीजिए 1.5 है, ठीक है, या लेंथ ऑफ स्ट्रोक की बात कर ली, हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रोक आ गया 20, ठीक है, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद 20, लेकिन हमारी मशीन पे लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो था वो 15 था। हमारी जो मशीन अवेलेबल है वो 15 लेंथ ऑफ स्ट्रोक की है, तो हम फिर 15 के हिसाब से डिजाइनिंग करेंगे। इसमें कभी कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे हम, अगर कुछ डेटा हमारे पास मिसलीडिंग नहीं होता तो इसके आसपास की वैल्यू ले लेंगे। क्या करेंगे, इसके आसपास की वैल्यू लेंगे और दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे। पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, v इक्वल्स टू n इंटू एल ब्रैकेट में 1 प्लस m। 1 प्लस m मतलब m की जो वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, ये वाला पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। दूसरा क्या है, l इक्वल्स टू एल सी प्लस 2c, ये वाला समझ में आ गया। अब बताओ, अब मुझे बताओगे आप कि अगर मैं वर्कपीस को पूरी सरफेस को फ्लैट करना चाहता हूं, पूरी सरफेस को फ्लैट करना चाहता हूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा? टाइम फॉर मशीनिंग या टाइम फॉर शेपिंग, टाइम फॉर शेपिंग या मशीनिंग, या मशीन टाइम बोल सकते हैं। टाइम फॉर शेपिंग या मशीन टाइम बोल सकते हैं कि मशीनिंग में कितना टाइम लगेगा, मशीन टाइम कितना लगेगा। तो देखो, आपको क्या पता है, मशीन टाइम जो होगा टी, ठीक है, आप टोटल विड्थ कितनी रिमूव करनी है, डब्ल्यू रिमूव करनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। और एक यूनिट में और यूनिट टाइम में आप कितना जा रहे हो, यूनिट टाइम में कितना जा रहे हो, एन डिस्टेंस, एन मूव कर रहे हो ना। यस सर। और विड्थ कितनी जा रही है, डब्ल्यू, सॉरी एफ, टी अपॉन सॉरी टी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एन एफ। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एफ जो है आपकी फीड रेट है, एफ क्या है, फीड रेट, एमएम पर मिनट में आती है, फीड रेट एमएम में आती है, फीड रेट, फीड है, इट इज नॉट फीड रेट, इट इज फीड, ठीक है, ये क्या है आपकी फीड, फीड रेट नहीं है, फीड है, ठीक है। या अगर आपको ये नंबर ऑफ स्ट्रोक दिए जाएं पर सेकंड ना दिया जाए तो ये नंबर ऑफ स्ट्रोक डायरेक्टली हो जाएंगे, एन आपकी एफ जो होगी फीड रेट होगी। आपको बस ये फॉर्मूला देखना है कि अगर टोटल टाइम की बात करेंगे तो टोटल विड्थ कितनी रिमूव करनी है अपॉन फीड रेट इनटू नंबर ऑफ स्ट्रोक, ये आपको फॉर्मूला। कैसे, देखो ये डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू होगा वो एमएम में हो जाएगा, विड्थ तो एमएम में होगी, अपॉन एन किस में होगा, एन किस में होगा, पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम 1/t हो जाएगा, 1 सेकेंड मान लिया, इनटू एफ किस में होगा, फीड किस में होगी, एमएम में, इस एमएम से ये एमएम कट जाएगा और ये सेकंड कहां चला जाएगा, ऊपर, है ना। तो टाइम सेकंड में आएगा, टाइम सेकंड में आएगा, और या मिनट में आएगा, उस हिसाब से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारे आ जाएंगे। तो एक फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि भाई v समझ में आ गया, v इक्वल्स टू NL 1 प्लस m, अगर वेलोसिटी कटिंग टूल की दी जाएगी वो ये होगी। दूसरा लेंथ अगर पूछी जाएगी, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, वो L इक्वल्स टू LC प्लस 2C हो गया। तीसरा फॉर्मूला मैंने देखा T इक्वल्स टू W अपॉन NF, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब अगर क्या होगा, तीसरा अगली बात पूछी जाती है MRR। MRR क्या होता है, मटेरियल रिमूवल रेट, मटेरियल रिमूवल रेट, M फॉर मटेरियल, MATERIAL, सॉरी MATERIAL, मटेरियल रिमूवल, REMOVAL, और ये रेट हो गया। अरे बस हो गया खेल, मटेरियल रिमूवल रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि कितना वॉल्यूम आप पर यूनिट टाइम में रिमूव कर रहे हो, कितना वॉल्यूम आप पर यूनिट टाइम में रिमूव कर रहे हो। अब देखो ये स्लाइस थी हमारे पास अवेलेबल सर। हाँ बोलो सर, मेरा फोन सर बंद होने वाला है सर। तो बस लेक्चर भी 2 मिनट में बस खत्म होने वाला है, ये भी खत्म होने वाला है। अब देखो ये वाली स्लाइस हमने रिमूव की है ना। अब मैंने क्या बोला, ये आपकी एफ हो जाएगी, ये एफ हो गया, और ये डब्ल्यू, ये इसकी हाइट हो गई डी, डेप्थ ऑफ कट हो गई थी, ये एफ हो गया। और आपका कटिंग टूल यहां जा रहा है, पर यूनिट टाइम इस वेलोसिटी से जा रहा है वी से, पर यूनिट टाइम वी वेलोसिटी से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये डेड हाइट और ये विड्थ और ये लेंथ। इसमें लेंथ की जगह पर क्या करेंगे, पर यूनिट टाइम वाली लेंथ ले लेंगे, तो वो उसकी वेलोसिटी के बराबर होगी। तो आप क्या करोगे, डेप्थ इनटू फीड, ये फीड है ना, ये फीड हो गया आपका, यहां से यहां तक ये फीड ही तो है, ये वाला है ना। इसका वॉल्यूम कितना हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई हो गई डी, चौड़ाई हो गई एफ, और वेलोसिटी क्या हो गई वी, डी एफ वी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा बस, ठीक है। और v किसके बराबर है,
एन इंटू एल ब्रैकेट में 1 प्लस एम के, तो देखो एन इंटू एल ब्रैकेट में 1 प्लस एम, वी की जगह पर रख देंगे। लेकिन आपको फॉर्मूला वी का जो है वी की जगह पर पूरा ये वाला ये पूरा फॉर्मूला लिख के चलना है, ठीक है। तो मटेरियल रिमूवल रेट कितना हो जाएगा, डी डेप्थ ऑफ कट इंटू फीड रेट और इंटू एन एल ब्रैकेट में 1 प्लस एम, और एन एल 1 प्लस एम क्या है, ये वेलोसिटी तो है ना। अब बोलोगे सर आपने वी क्यों लिया, एल क्यों नहीं लिया, तो मैंने वी इसलिए लिया है क्योंकि मैं पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, तो वो एल के बराबर हो जाएगा, वो उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रक के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। चलो एक बार से और इसको एमआरआर को एक बार अगले लेक्चर में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ये वाली क्लास यहीं फिनिश करो। यस सर। चलिए, ओके, नाउ यू कैन लीव।